हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या होते हैं इसको हम समझेंगे, और साथ के साथ जैसे हम कहते हैं भाई साहब द्रव्यमान और भार, ठीक है, तो आपको इन दोनों में अंतर भी आपको बेहतरीन अंदाज में समझ आएगा दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फिजिक्स का सीरीज चल रहा है हमारा, ये न सिर्फ प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम के लिए यूजफुल है, बल्कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे रेलवे एग्जाम की बात करें, चाहे एसएससी एग्जाम की बात करें, ठीक है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपके होते हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहां पर भी साइंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स साइंस का एक हिस्सा है। तो ये जो फिजिक्स का सीरीज है ये सारे के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूजफुल साबित होने वाले दोस्तों। तो आप बिल्कुल फॉलो करते रहिए जैसे जैसे मैं लेक्चर प्रोवाइड करते जा रहा हूं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि प्रयोगशाला परिचालक परीक्षा से पहले मैं फिजिक्स का सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, तो मैं बिल्कुल इस प्रॉमिस को निभाऊंगा दोस्तों। अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे फिजिक्स के सीरीज को तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रयोगशाला परिचालक परीक्षा, तो फिजिक्स का अगर आप फॉलो कर रहे हैं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म में, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको फिजिक्स का पूरा कंटेंट मिलेगा। और साथ के साथ हम लोगों ने अभी प्रयोगशाला परिचालक परीक्षा को टारगेट रखते हुए हमने लाइव एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया हुआ है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, आप जरूर उसको फॉलो करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन, ग्रेविटेशन। ओके, देखिए, गुरुत्वाकर्षण शब्द की खोज, ग्रेविटेशन शब्द की खोज किसने किया, इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हमने कहा जी सन 1666 में सर आइजैक न्यूटन ने पहली बार गणितीय रूप से गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन किया, जिससे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बने, जिसको हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, इसके बारे में हम डिटेलिंग में स्टडी करेंगे आगे इसी पर्टिकुलर लेक्चर के दौरान। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो आप लेक्चर अभी देख रहे हैं, ठीक, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन से रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। साथ के साथ ग्रेविटेशन से रिलेटेड, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जितने भी वैरायटी के सवाल पॉसिबल हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो थ्योरेटिकल सवाल हो चाहे वो न्यूमेरिकल सवाल हो, दोनों वैरायटी के सवालों का बेहतरीन अंदाज में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपसे। तो बस आप लेक्चर के साथ बने रहिएगा, आपको मजा आएगा दोस्तों, ठीक। मैंने कहा जी गुरुत्वाकर्षण ये जो शब्द है ये एक तरह का बल है, ये मुझे समझ में आया अभी तक, शायद आपको भी यही बात समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब जहां पर भी गुरुत्वाकर्षण शब्द लिखा रहेगा आप समझ जाना वो एक तरह का बल है। और किस टाइप का बल, तो वो आकर्षण बल है। गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, मतलब गुरुत्वाकर्षण एक बल है और किस टाइप का बल है, आकर्षण बल। ऐसा न्यूटन साहब ने बताया, जो मैं आपको बता रहा हूं, समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, तो खोज के दौरान ऐसा कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्हें विचार तब आया जब उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं न्यूटन साहब बैठे हुए हैं सेब के पेड़ के नीचे, तो सेब को नीचे गिरते हुए इन्होंने ऐसा देखा, और इसी दौरान गुरुत्वाकर्षण शब्द का इनको विचार आया, ठीक है। फिर इसी विचार के दौरान उन्होंने एक नियम दिया और इस नियम को कहा गया न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, आगे और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो न्यूटन साहब ने सेब के पेड़ से सेब को नीचे गिरता हुआ देखा और इस बात पे उनको विचार आया गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। और उन्होंने ये सोचा, इस विचार के दौरान ये सोचा कि भाई साहब ये जो फल है ये ऊपर भी तो जा सकता था, ये पेड़ से अलग होकर ये ऊपर भी जा सकता था, आजू बाजू भी जा सकता था, लेकिन ये नीचे ही क्यों गिरा? तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला
यह निष्कर्ष निकाला कि जरूर इस फल में नीचे की तरफ आकर्षण बल लगा होगा, जिस वजह से यह फल आकर्षित होकर नीचे गिर गया होगा। और नीचे कौन है? पृथ्वी, जमीन, धरती। ठीक है क्या? तो भाई साहब इस फल को आकर्षण बल मिला किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा। तो एक ऑब्जेक्ट फल हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट पृथ्वी हो गया। और इस दौरान उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें से कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा आकर्षण बल लगेगा। अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट कोई ग्रह है, जैसे कि पृथ्वी एक ग्रह है ना, हाँ, तो ये दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट ग्रह है क्या? हाँ सर। तो इस ग्रह के द्वारा जो आकर्षण बल लगेगा, इसी को कहा जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। समझ पा रहे हैं क्या? और साथ के साथ यह भी बताया कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच आकर्षण बल लगेगा, और वो भी सेम अमाउंट का। अगर पृथ्वी के द्वारा इस फल पर F अमाउंट का फोर्स लगता है, बल लगता है, तो भाई साहब ये फल के द्वारा पृथ्वी पर भी F अमाउंट का फोर्स लगेगा, F अमाउंट का बल लगेगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है दोस्तों, तो दुनिया में मौजूद, या मैं कहूं पूरे ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा आकर्षण बल लगेंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है? और कौन लगाएंगे? वो एक दूसरे ही लगाएंगे बल, और वो भी आकर्षण बल, और वो भी सेम अमाउंट का, जैसे यहां पे आप देख पाए। ठीक है? तो सर मान लो हम कहते हैं कि ये कैलकुलेटर और ये रिमोट, ये दोनों ऑब्जेक्ट है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर हमने जैसे कैलकुलेटर और रिमोट को ऐसा रखा, क्या ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। क्या ये दोनों सेम अमाउंट का बल लगा रहे होंगे, आकर्षण बल? हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं। लेकिन कहां सर? ये तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित ही नहीं हो रहे, जहां है वहीं रखा हुआ है। क्यों फील नहीं कर पा रहे हो इस बात को आप? तो आप इसलिए फील नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान बहुत कम है, बहुत कम। इसका जो मास है वो बहुत कम है, इस वजह से आप फील नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इस आकर्षण बल को, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले आकर्षण बल को फील करना है। ठीक है? तो दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होना चाहिए, या फिर दोनों ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा, तब आप फील कर पाएंगे। जैसे कि यहां पे एक ग्रह है और ये कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, तो ग्रह का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तब आप फील कर पाए। जिस वजह से आपने देखा कि ये फल जैसे ही पेड़ से अलग हुआ, नीचे आके गिर गया। पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया गया, आकर्षण बल, इस वजह से नीचे आके गिर गया। इस आकर्षण बल को आपने फील कर पाया, क्योंकि यहां पे दो ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। ठीक? तो अगर हम कहें कि जैसे ग्रहों के बीच भी आकर्षण बल लगता है ना, जैसे पृथ्वी ग्रह है, सूर्य ये भी ग्रह है, उनके बीच आकर्षण बल लगता है। हाँ सर, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी आकर्षण बल लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। ठीक है? तो आपको इस बात को फील होना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, दोनों ग्रह का जिसके बीच आकर्षण लगेगा, आकर्षण बल बहुत ज्यादा है उन दोनों ग्रह का द्रव्यमान, इस वजह से आप फील कर पाते हो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मैंने कहा जी, समुद्र में लहरें पैदा होती है, किस वजह से होती है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। मैंने कहा जी ये जो समुद्र है कहां पे है? पृथ्वी में। ठीक है? अच्छा, अब पृथ्वी एक ऑब्जेक्ट हुआ, साथ के साथ और भी तो ग्रह है, जैसे चंद्रमा है, सूरज है, सूर्य। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच आकर्षण बल लग रहा होगा? हां सर। सूर्य और पृथ्वी के बीच भी आकर्षण बल लग रहा होगा? हां बिल्कुल। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच भी आकर्षण बल लग रहा होगा? हां बिल्कुल। तो अगर पृथ्वी पर आकर्षण बल लगाएगा सूरज और चंद्रमा, ठीक है, इसका मतलब पृथ्वी में मौजूद सारे ऑब्जेक्ट में आकर्षण बल लग रहा होगा, चंद्रमा के द्वारा, सूर्य के द्वारा लग रहा होगा कि नहीं? तो भाई ये जो समुद्र है, ये जो सागर है, कहां मौजूद है? पृथ्वी में मौजूद है। तो सागर में जो पानी है इस पर आकर्षण बल लगा रहा होगा कौन? सूरज, चंद्रमा। तो
उनके द्वारा मतलब चंद्रमा और सूरज के द्वारा जो आकर्षण बल लगाए जा रहे हैं, जिस वजह से ये पानी में ऐसे खिंचाव पैदा होगा, जिस वजह से आप ये देख पाते हैं कि सागर में, समुद्र में लहरें उड़ती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल से समुद्र के पानी में लहरें पैदा करती है, जिन्हें ज्वारीय लहरें कहा जाता है। समझ पा रहे हैं क्या? तो आपको अगर उस आकर्षण बल को फील करना है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच लगेगा, तो फील करने के लिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि ग्रह का द्रव्यमान होता है, इस तरह से। ठीक है जी। अच्छा, देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से आप सौर मंडल का फीलिंग ले पाएंगे। दोस्तों, सौर मंडल के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है, कि सूरज के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ये सभी ग्रह अपने अपने खुद के कक्षा में मौजूद होते हैं, और उस कक्षा में ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सूर्य के। ये बात सुना होगा कई बार आपने। तो सूर्य के चारों ओर ये सभी ग्रह अपने कक्षा में मौजूद होते हैं। ये किस वजह से? तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या फिर जस्ट कहिए ग्रेविटेशन की वजह से, या फिर ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, इस तरह से जब भी हम बात कर रहे होंगे तो वो जरूर गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड बात हो रही होगी। यही बात है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा आकर्षण बल, अगर एक ऑब्जेक्ट ग्रह है तो गुरुत्वाकर्षण बल, अगर दोनों ऑब्जेक्ट ग्रह है तो भी गुरुत्वाकर्षण बल। तो भाई साहब, ये सारे के सारे ग्रह अपने कक्षा में मौजूद रहेंगे हमेशा, और उस कक्षा से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि इन सभी ग्रहों का जो झुकाव है ये सूरज की तरफ होगा। किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और कोई भी दो ग्रह के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, हालांकि वो सेम अमाउंट का होगा, एक दूसरे को सेम अमाउंट का आकर्षण बल लगाते हैं, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, लेकिन सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने की वजह से, इन बाकी ग्रहों की अपेक्षा सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने की वजह से ये सारे के सारे ग्रहों का जो झुकाव है या जो आकर्षण है वो सूर्य की तरफ रहने की वजह से सभी का अपना खुद का कक्षा होगा, और उस कक्षा में मौजूद रहकर वो सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके द्वारा कोई ग्रह या अन्य पिंड वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा जी, जैसे कि आप छत में चढ़े हो, ठीक है, तो आपके द्वारा पृथ्वी पर आकर्षण बल लगेगा। हाँ, बिल्कुल लगेगा। लेकिन पृथ्वी भी आप पर आकर्षण बल लगाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, लगाएंगे। लेकिन साथ के साथ मैं अगर कहूं कि आपके ऊपर, जैसे छत में आप चढ़े हो, तो आपके ऊपर तो भाई और भी तो ग्रह है, सूरज है, चंद्रमा है, वो भी तो आप पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे ऊपर की तरफ, अपने तरफ वो खींचेंगे, और पृथ्वी नीचे अपने तरफ खींचेंगे आपको। हाँ कि ना? तो अगर आप छत से छलांग लगाते हैं तो भाई साहब पृथ्वी की तरफ जाकर गिरते हैं ना, आप नीचे गिरते हैं ना। क्यों? ऊपर क्यों नहीं गए आप? क्योंकि आप चंद्रमा और सूरज से काफी दूर है, या फिर आपसे वो काफी दूर है, सूरज भी चंद्रमा भी। तो गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है वो पृथ्वी के द्वारा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिस वजह से आप पृथ्वी की तरफ झुक जाते हो, आकर्षित हो जाते हो। ठीक है, क्या आप पृथ्वी को खींच पाए? आपने भी तो उतना ही बल लगाया जितना पृथ्वी ने आप पर बल लगाया, सेम अमाउंट का आकर्षण बल, लेकिन आप पृथ्वी की तरफ झुक गए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा था। ठीक है ना, समझ रहे ना बात को? एक रामलाल नाम का लड़का अगर कोई बाल को थ्रो करता है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, और एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे ऐसे लुढ़कते हुए जमीन की तरफ झुकते हुए आएगी, आकर्षित हुए आएगी और जमीन पे गिर जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जमीन का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है भाई साहब इस बॉल के द्रव्यमान से। ठीक, ऐसा। तो गुरुत्वाकर्षण का फीलिंग बेहतरीन तरीके से मैंने आपको प्रोवाइड किया। चलिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है।
तो अब हम इस लॉ को डिटेल से स्टडी करेंगे, इसके स्टेटमेंट को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर सवाल के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है जी, बढ़िया। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहा जाता है, और ये नियम क्या कहता है कि भाई साहब ब्रह्मांड में प्रत्येक कण हर दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है। जो बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सीख चुके हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को आकर्षण बल से आकर्षित करेंगे, और वो भी सेम अमाउंट के आकर्षण बल। ठीक है, बढ़िया। और यह बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। सीधे समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और साथ के साथ उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, जैसे कि मैंने कहा ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो पार्टिकल है, या फिर कहिए दो कण है, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है। ठीक, दोनों की बीच की दूरी के बारे में अगर हम कहें तो दोनों की बीच की दूरी मैंने मान लिया ये स्मॉल r। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सेम अमाउंट से आकर्षण बल लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, ये F तो ये भी F, दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल। तो यह बल नियमानुसार क्या होगा, यह जो बल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे दोनों ऑब्जेक्ट के गुणनफल के। ठीक है, और साथ के साथ यही जो बल है दोस्तों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, अच्छा, यहां पे देखेंगे बल और ये द्रव्यमान का गुणनफल सीधे सीधे है, लेकिन यहां पे जो बल है और दूरी का वर्ग, ठीक है, ये ऊपर नीचे है, तो इसको बोलेंगे हम सीधे समानुपाती। इसको हम बोलेंगे ये सीधे समानुपाती नहीं है, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, या फिर सीधे सीधे समानुपाती और ये व्युत्क्रमानुपाती, इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। देखिए, अगर मैं सीधे समानुपाती की कंडीशन में बात करूं तो एक तरफ की वैल्यू बढ़ने पर, ठीक है, दूसरे तरफ की वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, ये सीधे सीधे समानुपाती कंडीशन का सिग्निफिकेंस है। ठीक है जी, बढ़िया। अगर मैं कहता हूं कि दोनों ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान का गुणनफल अगर कम होगा, ठीक है, तो दोनों के बीच लगने वाले बल की वैल्यू भी कम होंगे। सीधे सीधे, एक तरफ कम तो दूसरे तरफ भी कम, एक तरफ ज्यादा तो दूसरे तरफ भी ज्यादा। लेकिन ये उल्टा है। ठीक है, दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के वर्ग अगर कम होता है तो भाई साहब दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल की वैल्यू ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, दोनों ऑब्जेक्ट जितना पास पास होंगे, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जितना कम होंगे, भाई आकर्षण बल ज्यादा लगेगा ना। ठीक है, एकदम लॉजिक सी बात है। मैंने कहा जी दोनों के बीच की दूरी के वर्ग की वैल्यू अगर बढ़ेगी या ज्यादा होगी तो उनके बीच लगने वाला बल कम होगा। एक तरफ कम तो दूसरे तरफ ज्यादा। ठीक है, अगर एक तरफ ज्यादा तो दूसरी तरफ कम। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिग्निफिकेंस और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिग्निफिकेंस। ठीक है, और मैं इसको अच्छे से आपको फील दे सकता हूं। इधर आइए, मैंने कहा जी दो कंडीशन पे मैं बात करूंगा। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, और ये है कंडीशन नंबर 2। और ये दोनों ही कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, दो ऑब्जेक्ट है, यहां भी दो ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखेंगे कि इस दोनों ऑब्जेक्ट में द्रव्यमान की बात करें, एक का द्रव्यमान 10 केजी, दूसरे का द्रव्यमान 20 केजी। अब दोनों के द्रव्यमान का आपस में गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 200 तो आएगा। बहुत बढ़िया। दूसरे कंडीशन में कहें एक का द्रव्यमान अगर 30 केजी है, उदाहरण के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है वो 60 केजी है,
दोनों के द्रव्यमान का गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, ये 1800। ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला आकर्षण बल, कंडीशन नंबर 1 में F1 कहा, कंडीशन नंबर 2 में इसको मैंने F2 कहा। ठीक है। तो आपको ये कंपेयर करके बताना है भाई साहब, F2 और F1 कौन सा ज्यादा होगा या फिर कौन सा कम होगा। ठीक है, बढ़िया। तो आप बोलेंगे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे सीधे अनुपातिक होते हैं या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, मतलब द्रव्यमान के गुणनफल की वैल्यू अगर ज्यादा तो भाई फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा, अगर द्रव्यमान के गुणनफल की वैल्यू कम तो फोर्स की वैल्यू भी कम। समझ पा रहे हैं? तो भाई द्रव्यमान के गुणनफल की वैल्यू कहां पे ज्यादा है, तो देख सकते हैं ये कंडीशन नंबर 2 में। तो कंडीशन नंबर 2 में जो फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है F2, ये ज्यादा होगा कंपेयर टू कंडीशन नंबर 1। बेहतरीन तरीके से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, साथ के साथ गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि ये जो आकर्षण बल है ना, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दूरी वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। जितना दूरी कम होगा, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जितना दूरी कम होगा भाई वो ज्यादा आकर्षित करेंगे, ज्यादा बल के साथ आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ कम तो दूसरे तरफ ज्यादा। ठीक है, एक तरफ ज्यादा तो दूसरे तरफ कम। ठीक, इसको समझाने की तो जरूरत ही नहीं है, बेहतरीन तरीके से। चलिए अब एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, मतलब जो हम F फोर्स की बात करते हैं इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा गया है और 2 स्टेटमेंट दिया है, 2 कथन दिया गया है। दिए गए 2 कथनों A और B में से कौन सा या कौन से सत्य है, ट्रू है, ये पता करके बतानी है। ऑप्शन में आप देखेंगे तो ट्रू फॉल्स के टर्म्स में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आपको करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है दोस्तों। तो स्टेटमेंट नंबर ए को हम रीड करते हैं पहले। 2 वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा अनुपातिक होता है, और सीधा अनुपातिक का मतलब क्या बोलते हैं जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे दोनों ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान के गुणनफल के। क्या ये सही बात है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट नंबर बी को रीड करिए। 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है। क्या सीधे अनुपातिक होता है क्या, दूरी का वर्ग? नहीं। आप जानते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट। यही कहते हैं कि नहीं? तो आप बोलेंगे सर ये जो स्टेटमेंट बी है ये गलत है, फॉल्स है। तो आपने कहा जी ओनली A इज ट्रू बट B इज फॉल्स, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कंसेप्चुअली नॉलेज है बेहतरीन तरीके से, तो ऐसे सवाल को आप बिना कोई मिस्टेक किए आराम से करेक्ट मैनर में सॉल्व करके आएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें। चलिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को आगे और हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ नए पॉइंट ऐड ऑन करते चलेंगे। फिर मैंने कहा जी 2 ऑब्जेक्ट की बात करनी होती है। एक ऑब्जेक्ट मैंने पृथ्वी बात किया, अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने चंद्रमा बात किया, मून। ये अर्थ और मून के बीच की दूरी स्मॉल r है। अर्थ का जो मास है, द्रव्यमान है m1, मून का जो द्रव्यमान है m2 है। ठीक है, तो दोनों के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होंगे इसको हम F बोलेंगे। क्या? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये जो बल है ये दोनों ऑब्जेक्ट के गुणनफल के सीधे समानुपातिक और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक। ठीक है जी। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखना चाहूं बच्चा तो कैसे लिख पाऊंगा? सर F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यही कहेंगे क्या? और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं दोस्तों, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पे लगेगा बराबर। ठीक,
और साथ के साथ एक कांस्टेंट पिक्चर में आता है, हमेशा ध्यान में रखना, एक नियतांक वैल्यू पिक्चर में आएगा और यहां पे उस नियतांक वैल्यू को क्या बोलेंगे, कैपिटल जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर F बराबर कैपिटल जी, फिर लिखेंगे M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। समझ पाए क्या? तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला आकर्षण बल अगर आपको पता करना है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियमानुसार, तो आप कैसे पता कर पाएंगे? आपको दोनों ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान पता होना चाहिए, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के वर्ग करना होगा, तो दूरी पता होगा, उसका वर्ग करना होगा, और साथ के साथ जी की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सर ये जी क्या है? सबसे पहले इसको समझिए, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस G को हम क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। ठीक है जी, अच्छा, और ये वैल्यू को किसने बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू को किसने बताया। ठीक है, तो जी का मान हेनरी कैवेंडिश द्वारा ज्ञात किया गया था भाई साहब। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है आपके व्यापम, है ना, इसमें भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक, बढ़िया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले आकर्षण बल की वैल्यू कैसे पता किया जाएगा। आप कहेंगे G M1 M2 डिवाइडेड बाई दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आप इसको इस तरह से लिख पाएंगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल सिंपल है ऐसा लिखना। कैसे? अरे एक कैपिटल G को सेपरेट कर दो एक तरफ, बाकी सबको दूसरे तरफ ट्रांसफर कर दो। तो मैंने कहा जी ये R स्क्वायर F के साथ गुणा हो जाएगा FR स्क्वायर, फिर आप कहेंगे M1 गुणा M2, इधर ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में आ जाएगा FR स्क्वायर के डिवाइड में M1 डॉट M2 या M1 इंटू M2। ठीक है जी, तो कैपिटल G बराबर FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 डॉट M2। ठीक है, अब आपको अगर यूनिट बतानी हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो आपको ऐसे रिलेशन पता होना चाहिए, तो आप यूनिट बता सकते हैं। मात्रक जी, तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट बता पाएंगे, यस। सीजीएस यूनिट बता पाएंगे, यस। ठीक है, मात्रक के अलग अलग पद्धति होते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम बहुत अच्छे से सीख के रखे हुए हैं। साथ के साथ अगर मुझे डायमेंशन बतानी है ये कैपिटल जी का, ठीक है, तो आपको ऐसे रिलेशन पता होने से डायमेंशन भी बता सकते हैं, मास, लेंथ, टाइम के टर्म्स में, MLT के टर्म्स में। ठीक है जी, तो आपको अगर फोर्स का डायमेंशन कहूं तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डायमेंशन एनालिसिस का मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, आप जरूर विजिट करिएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एपिसोड नंबर 2। ठीक है, तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है M1 L1 T की पावर -2। अच्छा, ये दूरी है तो दूरी का डायमेंशन L स्क्वायर है, इसलिए L स्क्वायर। मास यहां पे 2 बार है तो भाई गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे डायमेंशन m होता है मास का, तो m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये m की स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो m की पावर -2, और m की पावर 1 है और m की पावर -2 गुणा करेंगे तो m की पावर -1, l की पावर 1 l की पावर 2 गुणा करेंगे तो l की पावर 3, और ये t की पावर -2। ठीक है, तो आपको ये डायमेंशन याद नहीं रखनी है, तरीका पता होना चाहिए। तो मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एपिसोड नंबर 2 जरूर विजिट करिएगा। एसआई यूनिट की बात करें तो आपको जी का एसआई यूनिट पता करनी है, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, ये दूरी है तो दूरी को हम मीटर में मापेंगे। ठीक है, एसआई मात्रक मीटर दूरी का। अच्छा, मास को हम केजी में मापेंगे। ठीक है, तो ये हो गया केजी का स्क्वायर
और यहाँ न्यूटन और यहाँ मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी का स्क्वायर। अगर हम इसी को चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर में माइनस लग जाएगा, मतलब केजी का पावर -2, यही कहेंगे कि नहीं। और यही बात यहां पर भी तो था, यहां पर ये देखो वैल्यू ऑफ जी बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है सर। तो आपने कहा जी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 या फिर केजी का स्क्वायर, ऐसे डिवाइड में बता सकते हैं। अगर सीजीएस यूनिट आपको देखनी है जी का, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। अच्छा, दूरी का सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है इसलिए सेंटीमीटर की स्क्वायर। मास का अगर आपको सीजीएस यूनिट देखनी है तो आप बोलेंगे ग्राम, ठीक है, तो ये ग्राम का स्क्वायर। इसको भी चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा डाइन, फिर लिखेंगे ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? पावर में माइनस लग जाएगा, इस तरह से। यहां डेश लगा है, कुछ नहीं मतलब ऐसे गुना है, ऐसे डॉट भी बोल सकते हैं इसको, इस तरह से, ठीक है, लिखने का एक तरीका होता है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए एक सवाल ये भी पूछा गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप ये फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। ये न्यूटन में मेजर करेंगे फोर्स को, दूरी को मीटर में मेजर करेंगे तो ये मीटर का स्क्वायर, ठीक है। मास का स्क्वायर करेंगे तो भाई केजी में मेजर करेंगे एसआई यूनिट, तो केजी का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो केजी की पावर -2। तो अगर आपको ये रिलेशन पता है ना, तो आप यूनिट भी बड़ा आसानी से बता पाएंगे, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, याद होना चाहिए तो ये रिलेशन, ठीक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है क्या? चलिए अगला सवाल, निर्वात में 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए दो पत्थर जिनका द्रव्यमान 1 किलोग्राम व 4 किलोग्राम है, इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल बतानी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हुई है, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। द्रव्यमान दी हुई है कितना कितना, आप बोलेंगे सर ये 1 किलोग्राम और ये है 4 किलोग्राम, ठीक। द्रव्यमान दिया है दोनों ऑब्जेक्ट का, और इनके बीच की जो दूरी है ये कितनी है? 10 मीटर है, 10 मीटर। तो आपको बल बताना है, दोनों के बीच लगने वाला बल, तो दोनों के बीच लगने वाला बल को F बोलते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर हमको G की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो G की वैल्यू याद रखनी है, मैंने बताया था 6.67, ठीक, बढ़िया, इंटू 10 की पावर -11, है ना। गुणा करेंगे m1 m2, मतलब m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 4 है, डिवाइड करेंगे भाई साहब दूरी का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100, या फिर 10 का स्क्वायर ही रखिए, ठीक है। तो आपने कहा जी F बराबर ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 छका 24, 24 और 2 26, है ना, 4 छका 24, 24 और 2 26, तो 26.68, और यहाँ पे गुणा में है 10 की पावर -11 और 10 की पावर 2 नीचे में है, ऊपर जाएगा तो भाई पावर के साथ माइनस लग जाएगा, क्या? इस तरह से, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 10 की पावर -11, 10 की पावर -2, बेस समान है तो ये पावर आपस में ऐड हो जाएगा, -11 प्लस -2 तो -13 हो जाएगा, क्या? तो आपने कहा जी 26.68 इंटू 10 की पावर -13, ये है F की वैल्यू, ठीक है। और ये किस में आएगा भाई साहब? न्यूटन में आएगा, फोर्स है ना तो न्यूटन में, तो ऑप्शन बी के आसपास है क्या? देख सकते हैं आप, ठीक है, बढ़िया। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो पृथ्वी है अर्थ, तो अर्थ का शेप क्या है, मतलब अर्थ दिखता कैसे, हमारा पृथ्वी दिखता कैसे, किस आकार का दिखेगा हमारा पृथ्वी, ठीक है। तो आप सभी का जवाब होगा कि सर हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, कुछ इस तरह के आकार का दिखाई पड़ेंगे, मतलब गोले के आकार का, स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप का दिखाई पड़ेंगे। तो मैंने कहा जी मैंने एक स्फीयर बना दिया, गोला बना दिया, और इसका नामकरण कर दिया भाई साहब पृथ्वी, जिसको मैं कहूंगा अर्थ, हाँ कि ना, ठीक है। लेकिन हमारा जो पृथ्वी है ना, ये एग्जैक्ट गोला नहीं है, मतलब पृथ्वी का जो शेप है एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप नहीं है,
थोड़ा चपटा है यदि हम एक्चुअल में बात करें तो। जैसे कि मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, ठीक है, डिफरेंट कलर लेता हूं। हमारा जो पृथ्वी है ना एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे चपटा है, और ये चपटा है मैं क्यों बोल रहा हूं अभी जस्ट थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा जी अगर अगर किसी गोले का रेडियस खींचना है आपको तो सेंटर से ऐसे सरकमफेरेंस तक जाएंगे, रेडियस त्रिज्या जी, गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो आप सेंटर से सरकमफेरेंस पहुंचेंगे तो ये भी तो पहुंच सकते हैं इस तरह से, ये भी रेडियस होगा गोले का। सेंटर से ये सरकमफेरेंस तक पहुंचेंगे, ये भी तरीका है पहुंचने, ये भी रेडियस, ठीक है। ऐसे भी पहुंच सकते हैं, ये भी रेडियस। तो अगर गोलाकार शेप की बात करें तो त्रिज्या आप कैसे भी खींचिए, खींचना कैसे होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस, त्रिज्या हर जगह समान दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर ये गोला नहीं है, थोड़ा चपटा है, तो कहीं पे त्रिज्या बड़ा दिखाई देगा, कहीं पे त्रिज्या छोटा दिखाई पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। जैसे कि यहां पे आ जाइए, हमारे जो पृथ्वी है, अर्थ का शेप है थोड़ा सा चपटा है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर मैं सेंटर से देखूं ये रेडियस 6356 किलोमीटर समथिंग दिखेगा, ठीक है। इस सेंटर से इस तरह से त्रिज्या देखूं तो ये 6378 किलोमीटर समथिंग दिखेगा। तो अगर ये वाला त्रिज्या देखूं तो छोटा है, ये वाला त्रिज्या देखूं तो बड़ा है। अब समझ आया, इसलिए ये थोड़ा चपटा है एक्चुअल में एग्जैक्ट गोले का शेप नहीं है भाई साहब हमारा जो पृथ्वी, ठीक है, ये चपटा है थोड़ा। लेकिन हम हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लिसिटी के लिए, है ना, ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो पृथ्वी एक्चुअल में चपटा है लेकिन ये गोले जैसा है। तो सर ये गोले जैसा है तो गोले का त्रिज्या बोलेंगे तो सब जगह आर आर आर, लेकिन यहां पर तो त्रिज्या अलग अलग है। तो हम ना ये दोनों, छोटा त्रिज्या और बड़ा त्रिज्या, ठीक है, माइनर रेडियस मेजर रेडियस, दोनों का एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकालने का यहां एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और ये एवरेज वैल्यू क्या बता देगा, ये गोले का त्रिज्या बता देगा। जिस तरह से हम बोलते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है। तो ये छोटा वाला त्रिज्या को b बोला, बड़ा वाला त्रिज्या को a बोला, तो 2a + b डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इस तरह से ये r की जो वैल्यू है, इस गोले की त्रिज्या की जो वैल्यू है लगभग 6371 किलोमीटर समथिंग आएगा। समझ पाए। तो हमेशा ध्यान रखना, पृथ्वी की जो त्रिज्या है जिसको मैं कैपिटल R कहूंगा, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक, ये लगभग वैल्यू है 6371 किलोमीटर या 6371 किलोमीटर, इसको याद रखना, ठीक है। और ये कब है, जब हम इसको गोले के समान मानकर चल रहे हैं। तो एवरेज रेडियस वैल्यू है ये एक तरह से। अगर आपको इस पृथ्वी का मास पूछा जाए तो पृथ्वी का मास, ये वैल्यू याद रखना दोस्तों, 5.97219 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स, ठीक है। यहां रेडियस किलोमीटर में है, लगभग 6400 किलोमीटर ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग है 6300 6400 ऐसा। और ये जो मास है द्रव्यमान पृथ्वी का, ये भी आप ध्यान रखेंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट कम से कम ध्यान रख लेंगे, ठीक है, 5.97 इंटू 10⁻24, ठीक है, लगभग ऐसा भी बोल सकते हैं, चलेगा ये केजी में। तो ये दोनों वैल्यू ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। कभी कभी कैलकुलेशन पर्पस से जरूरत पड़ सकता है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि पृथ्वी एक्चुअल में गोले के जैसा नहीं है, थोड़ा चपटा है, ठीक है। और इसी वजह से एक और कंसेप्ट बता देता हूं जो आगे काम आने वाले हैं। जैसे मैं बोलता हूं ये मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इधर त्रिज्या देखते हैं तो बड़ा, इसको क्या बोलेंगे जी, माइनर एक्सिस, क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग त्रिज्या देखे तो छोटा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये मेजर वाले एक्सिस को हम बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये टॉप और ये बॉटम वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं भाई साहब पोल, इसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और पोल का मतलब सर, पोल का मतलब ध्रुव होता है, ठीक है जी, ध्रुव।
ठीक है, आगे ये काम आएगा, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, जब हम कहते हैं किसी भी बॉडी का भार, भार का मतलब उस बॉडी का वेट। जब हम कहते हैं किसी बॉडी का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब उस बॉडी का मास। तो भाई साहब, द्रव्यमान और भार ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं दोस्तों। ठीक है, और ये आपको समझना होगा, और बेहतरीन तरीके से मैं यहां समझाने जा रहा हूं, पूरा ध्यान स्क्रीन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम डेली लाइफ में बात करें कि वेटिंग मशीन में गए अपना वेट मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग गए वेटिंग मशीन में अपना वेट मेजर करने के लिए। किसी ने बताया कि सर मेरा वेट 50 केजी है, तो किसी ने बताया मेरा वेट 60 केजी है, किसी और ने बताया मेरा वेट 70 केजी है। ऐसे अलग अलग लोगों ने अपना वेट मेजर करके बताया। ठीक, तो आप जो 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी इस तरह से अपना वेट बताते हैं, अपना भार बताते हैं, एक्चुअली वो आपका भार नहीं है, वो आपका वेट नहीं है, वो तो मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, हालांकि उसको हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में या फिर अपने डेली लाइफ में जरूर बोल देते हैं कि भाई साहब वो हमारा भार है, वेट है करके, लेकिन वो वेट नहीं है आपका, वो भार नहीं है आपका दोस्तों, वो तो द्रव्यमान है, वो आपका मास है, जो आप कहते हो 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी। और ये समझना होगा आपको, तभी जाके आप सवाल को एक बेहतर अप्रोच के साथ सॉल्व कर पाएंगे बिना कोई मिस्टेक किए। तो आइए मैं आपको एक एक बातें क्लियर करते चलता हूं। मैंने कहा जी कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी या फिर कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान है m, या फिर बोलिए इसका जो मास है वो m है। तो भाई साहब इसका वेट कैसे बताएंगे? तो आप कहेंगे सर हमने 9th-10th फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि उस बॉडी के द्रव्यमान को अगर हम मैं स्मॉल g से गुणा कर दूं, ये डॉट का मतलब क्या है? गुणा। तो ये क्या बताएगा? उस बॉडी का या फिर उस ऑब्जेक्ट का भार बताएगा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का वेट, जिसको हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का वेट। तो इतना बोल देने से काफी नहीं है। अगर आपको भार को, किसी भी पिंड के भार को डिफाइन करना है तो द्रव्यमान m है तो mg उसका भार होगा। इतना बोल देना काफी नहीं है दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक कंसेप्ट आपको समझना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा जी जब भी हम किसी भी पिंड के वेट को डिफाइन करते हैं तो ये एक तरह का बल होता है। क्या होता है जी? बल होता है जो पृथ्वी के द्वारा लगाए जाएंगे उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो मैंने कहा जी पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल, पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों सर? तो देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा जी ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पे मैंने कहा ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं बोल रहा हूं पृथ्वी। और पृथ्वी का अगर मैं सरफेस कहूं, सतह, ये सतह है, तो पृथ्वी के सतह से, ठीक है, या फिर जमीन के सतह से कुछ हाइट पर ये m मास के ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे पकड़ के रखा हूं। अब इसको रिलीज करूंगा, किधर जाएगा? नीचे। क्यों जाएगा? जरूर इसमें कोई आकर्षण बल लगा हो, जरूर इस ऑब्जेक्ट में आकर्षण बल लगा होगा नीचे की तरफ। कौन लगाएगा भाई साहब? पृथ्वी लगाएगा। कौन? पृथ्वी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ। ठीक है जी, और ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच आकर्षण बल लगते हैं भाई साहब। तो ये ग्रह है पृथ्वी, तो पृथ्वी के द्वारा लगाए गए जो आकर्षण बल है उसको हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। और ये क्या है? mg है। यही क्या है? mg, जिसको हम बोलते हैं कि m द्रव्यमान के बॉडी का भार है, वेट है। तो इससे क्या समझ में आया कि भाई साहब ये जो वेट होता है किसी भी बॉडी का, ये एक तरह का बल है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? बल है। तो सर ये g क्या है? फिर हम एक g तो पढ़ चुके हैं जिसको कैपिटल G बोले थे। कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में जी, बढ़िया। लेकिन ये स्मॉल जी क्या बताएगा, ये एक्सीलरेशन को बताता है दोस्तों। देखिए क्या हम ये बात जानते हैं, मोशन चैप्टर में पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। क्या पढ़े हैं सर, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगेगा तो उस फोर्स के कारण बॉडी के वेलोसिटी में बदलाव आएगा, और वेलोसिटी में बदलाव आएगा तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगेगा तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, बॉडी एक्सेलरेट करेगा। तो यहां पे इस बॉडी पे, एम द्रव्यमान के बॉडी पे फोर्स लग रहा है क्या, mg लग रहा है कि नहीं, हाँ सर बात तो सही है। तो इस फोर्स के कारण ये बॉडी एक्सेलरेट होगा नीचे की तरफ, तभी तो पृथ्वी में आके गिरेगा जी, जमीन में आके गिरेगा, हाँ कि ना। तो नीचे के डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन बात कर लेंगे, और यही एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, और इस एक्सेलरेशन का हम नामकरण करेंगे, क्या बोलेंगे भाई साहब, ये एक्सेलरेशन क्यों पिक्चर में आया, पृथ्वी के द्वारा m द्रव्यमान के बॉडी पर जब फोर्स लगाया गया जिसको हम कहें mg, इस फोर्स के कारण बॉडी एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। तो भाई ये पृथ्वी के कारण आया, ग्रह के कारण आया, तो हम इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है क्या, ओके। तो थोड़ा सा अब हम लोग डिफरेंशिएट करते जाते हैं, कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि मास और वेट डिफरेंट है भाई साहब। जैसे मैं कहता हूं m मास ऑफ द बॉडी, हाँ कि ना, बढ़िया, ये है मास ऑफ द बॉडी जिसको हम कहेंगे द्रव्यमान। अच्छा, अगर मैं इसका SI यूनिट कहूं तो मास का SI यूनिट कहेंगे तो कैसे मेजर करेंगे, किलोग्राम से, केजी से, ठीक है, बढ़िया। मैंने कहा जी mg, ये क्या बताएगा, ये उस बॉडी का वेट को बताएगा, वेट का मतलब भार, ठीक। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो वेट है mg, ये एक तरह का बल है, फोर्स है, जो पृथ्वी के द्वारा उस m मास के ऑब्जेक्ट में लगाया जाएगा। कौन सा बल, आकर्षण बल, ठीक है। तो बल का SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन से मेजर करेंगे भाई साहब। भार को किससे मेजर करेंगे, न्यूटन से, ठीक है। और केजी से मेजर करेंगे किसको, द्रव्यमान को, समझ गए। तो आप वेटिंग मशीन में जो वेट कराते हैं दोस्तों, 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, वो एक्चुअली भार नहीं है आपका, वो आपका द्रव्यमान है, मास है, आपका वेट नहीं है दोस्तों, ठीक है, बढ़िया। और जी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या है सर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, समझ पाए, बढ़िया। तो त्वरण जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, इसका SI यूनिट क्या होगा भाई साहब, ठीक है, SI मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आया। तो एक डिफरेंस ये समझ में आया कि भाई साहब मास मतलब केजी से मेजर करेंगे और वेट मतलब न्यूटन से मेजर करेंगे, अगर हम SI मात्रक की बात करते हैं, ठीक है जी। तो एक डिफरेंस ये समझ में आया। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भाई ये जो मास होता है ना, इसकी वैल्यू फिक्स होता है, मास की जो वैल्यू है ये फिक्स होता है, ऑलवेज फिक्स, ऑलवेज, ऑलवेज फिक्स होता है। और फिक्स्ड का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट, जिसको हम बोलेंगे नियत रहेगी, नियत, कहीं भी देख लो आप, एनीवेयर, एनीवेयर। और एनीवेयर का मतलब
आप किसी भी ग्रह में जाकर देखिए, जैसे पृथ्वी में आपने आपका द्रव्यमान मेजर किया 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, आप जैसे चंद्रमा पर जाकर देखेंगे तब भी आपका द्रव्यमान उतना ही मिलेगा आपको। किसी भी ग्रह में जाकर आप अपना द्रव्यमान चेक करिए, है ना, आपको उतना ही मिलेगा, बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू रहेंगे। एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब कोई भी ग्रह, ठीक है, एनीवेयर का मतलब क्या बोलेंगे आप, कोई भी जगह, सॉरी कोई भी ग्रह में, कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह में, ठीक है। अच्छा, चाहे चंद्रमा पर जाइए चाहे पृथ्वी पर जाइए। लेकिन अगर मैं कहूं ये जो वेट है, तो वेट बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास तो फिक्स्ड वैल्यू हो गया, मास क्या है, फिक्स्ड वैल्यू हो गया। लेकिन ये जो जी है ये फिक्स्ड नहीं रहता, ये डिपेंड करता है कि आप किस ग्रह में रहकर बात कर रहे हो। तो पृथ्वी की सतह पर बात करेंगे तो इस जी की वैल्यू अलग होगी, चंद्रमा की सतह पर रह के बात करेंगे तो जी की वैल्यू अलग होगी, ठीक है क्या, ये ग्रह पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर मैं वेट की बात करूं दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की भार की बात करूं तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा जी पर, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा, जी पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इस पर, जी पर डिपेंड करेगा, समझ पा रहे हैं। और जी की वैल्यू अलग अलग ग्रह में अलग अलग होती है, ठीक है, धीरे से और चीजें कनेक्ट होगी आपको। तो एक पॉइंट और आपको समझ में आया, कौन सा पॉइंट, कि भाई मास की वैल्यू एनीवेयर कहीं भी आप चेक कर लो फिक्स्ड रहेंगे, लेकिन वेट की जो वैल्यू है ये डिपेंड करेगा जी की वैल्यू पर, और जी की वैल्यू अलग अलग ग्रह में अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहा जाएगा, जिसको हमने प्रदर्शित किया था स्मॉल जी से, ठीक। तो इसको बेहतरीन तरीके से हम समझ चुके हैं। अब हम इसके लिए फॉर्मूला समझेंगे कि जी के बराबर क्या लिखा जाएगा, और इसका इस्तेमाल हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में करेंगे, ठीक। तो मैं इसके फार्मूला को लेकर यहां पे डिस्कशन करने जा रहा हूं। मैंने कहा जी एक ग्रह की बात किया, और कौन सा ग्रह, जिस ग्रह पे हम रहते हैं क्या बोलते हैं इसको, पृथ्वी, हाँ कि ना, तो ये पृथ्वी, मैंने एक ग्रह की बात किया, ठीक है। अच्छा, ये पृथ्वी का सेंटर है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है r, ठीक। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है आपको पता होना चाहिए, मैंने बोला था याद करने की जरूरत है पृथ्वी की त्रिज्या को करके, तो ये कितना होता है जी, 6371 किलोमीटर, समझ पा रहे हैं क्या, किलोमीटर बोल रहा हूं मैं, ठीक। अब देखो मैंने कहा जी कि पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी के ये सरफेस से, सतह से कुछ हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा कि वो ऑब्जेक्ट ये है, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है पृथ्वी के सतह से कुछ हाइट पर, ठीक है। और ये हाइट को जैसे मैंने कहा 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, ठीक। अब यहां पे दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो पृथ्वी और एक ये है m मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं इस पृथ्वी का द्रव्यमान कहूं तो इसको कैपिटल M बोल देता हूं। तो दो ऑब्जेक्ट, दोनों का मास दिया हुआ है, तो अगर मैं दोनों के बीच की दूरी देखना चाहूं तो दूरी कहां से मेजर करूंगा पता है, ध्यान रखना, हमेशा सेंटर से, ठीक है। तो आप यहां से पूरा यहां तक ऐसे दूरी मेजर करोगे, हाँ बिल्कुल सर, बात तो सही है, दोनों के बीच की दूरी देखना है तो, ठीक। लेकिन मैं अगर आपसे यह कहूं कि भाई साहब समुद्र से, जिसमें अथाह पानी है, समुद्र में, सागर में अथाह पानी है, ठीक, अगर वहां से आप एक गिलास पानी निकाल लिए, कोई फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर उसमें है आप एक गिलास पानी डाल दिए, सागर में एक गिलास पानी आप कहीं से लाकर डाल दिए, तो क्या सागर का स्तर बढ़ जाएगा क्या, नहीं। मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू में आप कोई छोटी वैल्यू को जोड़ दो या घटा दो, ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है
कि भाई साहब आपको पृथ्वी के केंद्र से आप दूरी देखना है इस m मास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि हम इस m मास के ऑब्जेक्ट को यही सतह पर इमेजिन कर लेते हैं ना, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू जिसको हम लगभग जीरो ऐसा मान सकते हो। जीरो मान लिए मतलब जस्ट ये सतह पर जम कर जाएगा क्या। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों, जैसे सवाल में बोला जाता है कि पृथ्वी के सतह से 10 मीटर की ऊंचाई, 20 मीटर की ऊंचाई या 100 मीटर की ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा बोल रहा है ना, ठीक है। तो ऊंचाई की जहां जरूरत पड़ेगी हम जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो जस्ट लाइक सतह पर ही है ऐसा आप कहेंगे। समझ पाए क्या, अगर छोटा मोटा वैल्यू है तो। लेकिन ऐसा वैल्यू, ऊंचाई का ऐसा वैल्यू जो ये त्रिज्या के आसपास हो, मतलब 5000 6000 किलोमीटर में हो, तो जरूर आप उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, सवाल सॉल्व कराऊंगा और अच्छे समझ में आएगा। तो मैं अगर कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है ना पृथ्वी के सतह से कुछ दूरी पर है, मतलब उसको मैं सतह पर मान सकता हूं। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी कहूं, m मास का ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगा क्या। हाँ सर। तो दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण फोर्स, सार्वत्रिक नियम के अनुसार आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर, तो त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर, यही बताते हैं, ठीक है सर। और देखिए इस ऑब्जेक्ट को, जैसे यहां पे मैं दिखाता हूं, इस ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m है ना, इसको पृथ्वी अपने तरफ खींचेंगे ना भाई साहब, और खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, तो भाई कुछ बल लगाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का भार, ठीक है, mg बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो आपको ये बात पता है, कौन सी बात, कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लगता है तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F बराबर m गुणा a। F की वैल्यू क्या बोलेंगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले आकर्षण बल, ये कहेंगे ना। हाँ सर। और ये मास का मास गुणा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो भाई पृथ्वी के कारण इस m मास के ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ रहा है, तो इस एक्सेलरेशन को आप g कह देंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये g हो गया। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। अब देखो आप बोलेंगे जी सर ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो g स्मॉल g की वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल R का स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है, यस। कैपिटल M जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसकी वैल्यू भी मैंने बताया हुआ था। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर, किलो का मतलब 10 की घात 3, और इसका स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे ना बच्चा, तो G की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल g का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैं अगर कहता हूं कि पृथ्वी के सतह से मान लो 50 मीटर ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए अगर मैं भार देखना चाहूं, है ना, तो आप mg बोलेंगे। तो g की वैल्यू सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सतह से अगर 50 मीटर ऊंचाई गए तो भाई कोई बहुत बड़ी ऊंचाई है क्या, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा इसमें ऐड करोगे तो नहीं, तो उसको जस्ट लाइक आप सतह पर ही आप इमेजिन करेंगे उस ऑब्जेक्ट को। तो इसीलिए तो ये मैं समझाया अभी थोड़ी देर पहले, आपको समझ पाए क्या, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़े वैल्यू में छोटा वैल्यू को जोड़ने या घटाने से इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बड़ी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब भी दूरी देखना है पृथ्वी और कोई ऑब्जेक्ट के बीच, तो हमेशा पृथ्वी के केंद्र से देखना है आपको। क्लियर है बात, बढ़िया, ठीक है दोस्तों। तो स्मॉल g जिसको मैं गुरुत्वीय त्वरण कहूंगा, इसके लिए फार्मूला आप ये याद रख लेंगे, क्या काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस फार्मूले के बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। स्मॉल g बराबर आप लिखेंगे कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल R का स्क्वायर, याद रखेंगे, ठीक है सर। और यहां से आपको ना इस G की डिपेंडेंसी समझ में आएगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण है G, है ना,
इसकी वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करेंगे, तो राइट साइड में देखेंगे कैपिटल जी है, कैपिटल एम है, कैपिटल आर है। ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड करेंगे, हाँ सर, पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड करेंगे और साथ के साथ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू पर भी डिपेंड करेंगे। लेकिन कहीं पर ऑब्जेक्ट का मास दिख रहा है क्या, स्मॉल एम दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं जी, ये किस पर डिपेंड नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट के मास पर। डू नॉट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात, बढ़िया। ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी के सतह से कुछ हाइट पर है, ठीक है। और मैंने कहा यही m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कहां ले गया, चंद्रमा पर ले गया और चंद्रमा के सतह से कुछ हाइट पर मैंने रखा। ठीक, तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि भाई ये मास की जो वैल्यू है ना, आप किसी भी ग्रह में जाकर देखेंगे बिल्कुल सेम होगा। ठीक है क्या, मास की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। ठीक, कौन बदलता है सर, भार बदलता है, वेट बदलता है। ठीक, अगर मैं इसका भार देखना चाहूं तो पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल, यही कहेंगे क्या। तो यहां पे अगर मैं कहूं वेट, ठीक है, तो यहां पे हम कहें तो ये भी बोलेंगे वेट। तो वेट बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ेंगे आपको। ठीक, और वो कैसे, तो वेट बराबर क्या होता है, मास गुणा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो पृथ्वी के सतह पर जी की वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, और चंद्रमा के सतह पर जो भी वैल्यू होगी, ये अलग अलग होंगे भाई साहब। और यहां पे वेट किस पर डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना, सीधे समानुपातिक होंगे जी की वैल्यू पर। ठीक, जहां पे जी की वैल्यू ज्यादा तो भाई साहब ऑब्जेक्ट का जो भार होगा वो ज्यादा होगा, जहां पर जी की वैल्यू कम तो भाई साहब ऑब्जेक्ट का जो भार होगा वो भी कम होगा, क्योंकि मास तो फिक्स है ना, कांस्टेंट है, एक ही चीज पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट का जो भार है, वेट है, वो स्मॉल जी पर। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैंने कहा जी पृथ्वी, जी पृथ्वी, ठीक है, मैं 6 गुना बराबर क्या लिखा, जी चंद्रमा। मतलब क्या समझे कि भाई जी की वैल्यू पृथ्वी पर चंद्रमा के कंपेयर में 6 गुना है, यही कहेंगे आप। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जी की वैल्यू अगर आपको चंद्रमा पर देखनी है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर पृथ्वी पर जो जी की वैल्यू होगी उससे हम 6 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे, अरे जस्ट एक बेसिक मैथ्स तो आना चाहिए ना आपको। ठीक है सर, तो आप यहां पे देख पाए, आप यहां पे देख पाए दोस्तों कि अगर मैं कहता हूं कि चंद्रमा में गया और चंद्रमा में मैं इस m मास के ऑब्जेक्ट का जैसे भार मेजर किया, ऐसे इन जनरल मान लो मैंने मेजर किया और पाया 500 न्यूटन, और भार एक बल होता है, इसको मैंने जस्ट माना ना, इसको जस्ट मैंने माना, सपोज किया। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जो भार है वो जी पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली सीधे समानुपातिक। तो आप बोलेंगे पृथ्वी के सतह पर इसी m ऑब्जेक्ट का मुझे भार देखनी है, तो कितना होगा, तो भाई g की वैल्यू 6 गुना होगा पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर अगर मैं भार देख चाहूं तो ये भी सीधे समानुपातिक होंगे, तो 6 गुना हो जाएंगे क्या, किसके 6 गुना, चंद्रमा के कंपेयर में। ठीक है, चंद्रमा के कंपेयर में, समझ पा रहे हैं बात। तो सर 500 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3000 न्यूटन। ठीक है, इसको भी मैंने कहा ऐसा माना। लेकिन अगर आपको देखनी है वेट की वैल्यू तो आप मास का गुणा करेंगे जी से,
तो जी का वैल्यू पृथ्वी की सतह पर पता है क्या? हाँ सर, तो इधर आइए, इधर आइए दोस्तों। पृथ्वी के सतह पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर 9.8 समथिंग ऐसे आएगा ना, डेसिमल के बाद बहुत सारा वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मैं दिखाया हूं, ठीक है। तो पृथ्वी ये है, ये पृथ्वी है ना, अर्थ, पृथ्वी के सतह पर जो जी की वैल्यू है वो 9.8 समथिंग। तो अगर मैं कहूं चंद्रमा की सतह पर जी की वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर 9.81 पृथ्वी पर है, इसका हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यही बोलेंगे ना भाई साहब, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर 6 कम 6 दशमलव लगाएंगे, ये 38 हो जाएगा, 6 जगह 36, फिर 21 हो जाएगा, 6 तिया 18, इस तरह से तो 1.62 समथिंग आएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसा भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको पता हो कि चंद्रमा, ये क्या है सर, चंद्रमा है ना, चंद्रमा मतलब मून में कोई भी ऑब्जेक्ट का मास 100 केजी है, ठीक है, और पृथ्वी में, अर्थ में उस ऑब्जेक्ट का मास बोले तो भी 100 केजी, मास में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन वेट में बात करें तो वेट बराबर क्या होता है सर, आप बोलेंगे mg, हाँ कि ना। तो आपने कहा जी मास तो 100 हो जाएगा, जी की वैल्यू मून में आप देख लो, जी की वैल्यू मून में आप देख लो 1.62, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुणा 1.62 तो 162.2 न्यूटन समथिंग ऐसा आएगा, ठीक है। तो वेट पता करनी है तो मास गुणा जी की वैल्यू, लेकिन जी डिपेंड करेगा अलग अलग ग्रह में। तो आप कौन से ग्रह में रहकर अपना भार देखना चाह रहे हैं, तो उस ग्रह का जी की वैल्यू आपको गुणा करना पड़ेगा, है ना, मास के साथ। जैसे कि मुझे पृथ्वी पर देखना है मेरा वेट, जैसे आप वेटिंग मशीन में जो वेट मेजर करते हैं 50 केजी 60 केजी, तो उसको गुणा करना पड़ेगा किससे, 9.81 से, ठीक है जी, या फिर 9.8 से। तो 100 का गुणा अगर आप करेंगे 9.8 से तो 980 न्यूटन समथिंग आएगा। तो आप देख सकते हैं मास सेम है भाई साहब, लेकिन भार अलग अलग है, डिपेंड करेगा अलग अलग ग्रह पे। तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर वस्तु के भार का 1/6 होगा, ठीक है जी, बढ़िया। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू भी तो ऐसे ही होता है ना, ठीक है। चलिए अब धड़ाधड़ सवाल उड़ाते हैं दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा पता करके बतानी है। मैंने कहा जी कोई बदलाव नहीं होगा, आप किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान किसी भी ग्रह में जाकर मेजर करिए, वो उतना ही रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जितना पहले था। 60 केजी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा, तो आप कहेंगे जी पृथ्वी की सतह पर जो भार है उस वस्तु का वो 6000 है, इसका आप 6 से डिवाइड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर 1000 आएगा, हाँ कि ना। और चूंकि भार एक बल होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, इस वजह से न्यूटन में मेजर करेंगे तो 1000 न्यूटन ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है, ये बात तुमको बहुत अच्छे से पता है। ये सवाल ना बहुत प्यारा सा सवाल है दोस्तों, कॉमन सेंस वाला सवाल है। इस सवाल को जरूर आप एक बार ट्राई करिए, ठीक है। अपने आप को पहले जवाब दीजिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर, फिर आप सॉल्यूशन की तरफ आइएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है, तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात है, जहां पे आकर्षण बल ज्यादा मिलेगा, है ना, जैसे कि मैं ऐसे उछलने का कोशिश करूं तो भाई पृथ्वी मेरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। अगर मैं चंद्रमा पे जाके उछलूंगा तो चंद्रमा मेरे को आकर्षित करेगा, हाँ कि ना। तो आकर्षण बल कहां पे ज्यादा मिलेगा, पृथ्वी पर मिलेगा। क्या? क्योंकि पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा है चंद्रमा के कंपेयर में। समझ पा रहे हैं? तो जहां पे आकर्षण बल, जिसको मैं कहूंगा भार, है ना, पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल आकर्षण बल, या फिर चंद्रमा के द्वारा लगाए गए बल आकर्षण बल, जिसको मैं भार बोलूंगा उस ऑब्जेक्ट का, तो ये जो भार है ये जितना ज्यादा होगा,
ठीक है, आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा उतना ही हम कम हाइट उछल पाएंगे। मतलब ये जस्ट उल्टा है क्या, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो आकर्षण बल है, ये जो भार है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई साहब उछलने की हाइट का। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं कहता हूं ये आकर्षण बल कम है तो हम ज्यादा हाइट उछल पाएंगे। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए मैंने कहा जी अगर चंद्रमा पर जो भार है, मतलब मून पर जो भार है या फिर आकर्षण बल है, ये अर्थ, ठीक है, बढ़िया, तो यहां पे भार और हाइट दोनों उल्टा है क्या, तो इसको मैं उल्टा लिख दूंगा। कैसे उल्टा लिखूंगा, अगर मैं हाइट के टर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं हाइट के टर्म में लिखना चाहूं तो भाई साहब मून पर जो हाइट उछला जाएगा वो 6 गुना होगा किसके, अर्थ पर जितना हाइट उछला होगा। यही कहेंगे कि नहीं, तो 6 गुना अर्थ पर कितना हाइट उछला है 1.5, तो ये हो जाएगा 6 गुना 1.5, 1.5 गुना 6 9 मीटर। ठीक है क्या, यही तो पता करना था। ऑप्शन बी करेक्ट, मैं आपको मैथमेटिकली समझाया। ठीक है, ऐसे आप इसको लॉजिकली जवाब दे सकते थे। बढ़िया, देखिए मान ले एक काल्पनिक ग्रह है ना, आपको इमेजिनरी प्लैनेट सपोज करना है। मान ले एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। मैंने कहा जी ये पृथ्वी है जिसका मास है कैपिटल एम, त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक, एक काल्पनिक ग्रह की हम कल्पना कर लेते हैं, इसका मास कहें तो सवाल के हिसाब से m/2 और त्रिज्या कहें तो कैपिटल R/2, यही कहेंगे। ठीक है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, ठीक है, अगर यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण g है तो उस ग्रह पर, मतलब इस काल्पनिक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बताना है। मान लो यहाँ पे जो त्वरण है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ये g डैश है। ठीक है, तो g डैश की वैल्यू बताना है, सवाल के हिसाब से g डैश की वैल्यू बताना है। तो मैंने कहा जी पृथ्वी की सतह पर ये g की वैल्यू लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका स्क्वायर, यही कहेंगे। अब यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं g डैश के लिए, तो मास क्या है सर इसका, पृथ्वी के मास का आधा। ठीक है, यही कहेंगे, लेकिन पहले तो हम लिखेंगे कैपिटल G जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू तो फिक्स रहेगा। अब हम बात करते हैं मास ऑफ द प्लैनेट, जो इमेजिनरी प्लैनेट है, तो ये m/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या r/2 है, तो r/2 का होल स्क्वायर, तो r का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर 4, यही कहेंगे। मैंने कहा जी ये 4 ऐसे जम हो जाएगा, ऊपर में जाके ऐसे गुना होगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर में क्या बचेगा, आपने कहा जी 2gm, यही बचेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बचेगा r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा भाई साहब ये है g डैश की वैल्यू, है ना, तो g डैश की वैल्यू में ये कैपिटल G कैपिटल M r स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर है, स्मॉल g के बराबर है क्या, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इसको 2g, है ना, 2 गुना ये क्या है स्मॉल g के बराबर है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा g डैश, और g डैश की वैल्यू ही पूछा गया था सवाल के हिसाब से, 2g हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट, सुपर तरीके से। देखिए दोस्तों, अगर हम कहते हैं स्मॉल g, जिसको हम क्या बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम ये बात बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होता है, मून के लिए अलग होता है, अर्थ के लिए अलग होता है, जानते कि नहीं, हाँ सर। लेकिन अगर हम कहें कि पृथ्वी ये हमारा ग्रह है, तो पृथ्वी के लिए भी g के मान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, इस अर्थ का सरफेस है क्या ये, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, चाहे पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाएंगे, है ना, ऊंचाई पर जाएं चाहे हम गहराई पर जाएं, जी का मान घटता है भाई साहब, डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा।
तो जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर एवं गहराई दोनों ही जगह जाने पर घटता है, डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सर ये ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? नहीं आ रहा समझ में? क्यों नहीं आएगा भाई? अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे दोस्तों, तो आप गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से आप दूर जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका भार आपको कम महसूस होगा। अब भार कम महसूस होगा तो इसका मतलब जी का मान भी कम होगा। ठीक है ना, बढ़िया। लेकिन आप अगर गहराई पर जाएंगे, तो जैसे गहराई पर गए, यहां कहीं पे आ गए, तो आप पर सिर्फ पृथ्वी के इतने हिस्से के द्वारा आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, लेकिन इससे बाहर और जो हिस्सा बचा हुआ है पृथ्वी का, उसके द्वारा आकर्षण बल लगेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आकर्षण बल कम हुआ तो भाई जी का मान भी कम हुआ, है ना? अरे बात समझ में? और आकर्षण बल कम है मतलब आपका भार भी कम एहसास होगा, मतलब जी का मान भी कम होगा। तो चाहे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए चाहे गहराई पे जाए, है ना, जी का मान घटता है भाई साहब। तो ऐसे आप यहां कहीं पे आ गए तो फिर से गुरुत्वाकर्षण जो प्रभाव है पृथ्वी का, ठीक है, जो आप पर लगेगा, आकर्षण बल जो लगेगा, ये पृथ्वी के सिर्फ इतने हिस्से के द्वारा लगेगा क्या? ठीक उसी तरह जैसे जैसे है ना, आप गहराई पर जाते जाएंगे, आपको सेंटर पर पहुंचना है। तो सेंटर पर पहुंचने के बाद अगर हम बात करें तो आप सतह से यहां पहुंचे, ऐसे गहराई पर पहुंचते पहुंचते सेंटर पर पहुंच गए, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है या फिर जी का मान कम हो रहा था, तो भाई सेंटर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ध्यान रहेगा ये बात? बढ़िया। अब देखो यार, मैं अगर कहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, याद होगा आपको, हमारा जो पृथ्वी है ये एक्चुअल में गोलाकार नहीं है, एग्जैक्ट गोला नहीं है ये, ठीक है, थोड़ा चपटा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं जी? पोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोल। ठीक, जिसको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं जी, इसको हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इसको क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। तो आप यहां पे देख पाएंगे कि अगर यहां पे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का प्रभाव देखें या फिर जी की वैल्यू देखें, ठीक है, तो ये सेंटर से कम डिस्टेंस पे है, लेकिन यहां पे देखें तो दोस्तों ये सेंटर से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे है, चपटा है ना ऐसा। तो पोल पर अगर हम बात करें, है ना, जी का मान ध्रुव पर देखें तो अधिकतम होता है, और इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर कम होता है, ध्यान रखेंगे। और साथ के साथ अगर पृथ्वी रोटेट भी तो करता है ना भाई, पृथ्वी के रोटेशन के कारण भी जी के मान में परिवर्तन देखने को मिलता है दोस्तों। पृथ्वी के घूर्णन से जी का मान कम होता है, ध्यान रखेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन का पार्ट है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए, पृथ्वी की सतह से 2r ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है पता करके बतानी है। अब इस सवाल में आपको ये बोलना चाहिए कि ये जो r है ये है रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या है ये, ठीक है, ऐसे सवाल में लिखा हुआ रहेगा। तो यहां पे देखिए मैंने कहा जी पृथ्वी इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस, ठीक है। अब पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर नहीं है ये, देखो बड़ा ऊंचाई है भाई साहब, त्रिज्या का डबल, पृथ्वी की त्रिज्या का डबल, तो हम बिल्कुल इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां कहीं पे है वो ऑब्जेक्ट जिसको हम m मास का ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पर है बोलते हैं, तो ये 2r, ठीक है जी। तो हम दूरी मेजर करेंगे तो यहां से पूरा यहां तक ऐसे मेजर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक्चुअली यहां जो r है ये दूरी ही तो है, ये दूरी ही तो है दोस्तों, ठीक है। इधर आइए, मैंने आपको यहां पे बताया था, इसलिए प्रॉपर मैं यहाँ पे आपको समय दिया था। देखिए यहाँ पे याद करिए वो पल, 10 मीटर की ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई। तो भाई यहाँ दो ऑब्जेक्ट
दो ऑब्जेक्ट के बीच बीच की दूरी कहेंगे तो सेंटर से पूरा यहां से यहां तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा वैल्यू है, और बड़ा वैल्यू में एक छोटा सा वैल्यू को ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको ऑलमोस्ट जीरो ऐसा आप कल्पना करिए, तो ये यहां पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो कैपिटल आ रहा है, हालांकि ये त्रिज्या है पृथ्वी का, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को बता रहा है कि एक्चुअली हमको यहां से यहां तक लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत छोटा वैल्यू था दूरी का, इसलिए हम उसको नहीं लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दूरी है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए ये काफी बड़ा है, हमको ऐड करना पड़ेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आर होता है ना, ये त्रिज्या तो है, ठीक है, लेकिन दूरी वाइज कहें तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। तो आप कहेंगे ये नीचे में क्या लिखेंगे पता है आप, जब g की वैल्यू ऐसा लिखना जाएंगे फॉर्मूले में, तो r की जगह क्या लिखेंगे, यहां से लेके पूरा का पूरा यहां तक, समझ पा रहे हैं क्या। तो ये 3r हो जाएगा, तो ये 3r ये हो जाएगा दूरी, दूरी का स्क्वायर। दिस इज द कंसेप्ट, इसीलिए मैं बड़ा आराम से बताया था वहां पे, ठीक है, ओके। और उसके बाद ये हो गया कैपिटल G, फिर ये हो गया कैपिटल M, है ना। अब देखिए, तो मुझे बेसिकली क्या पता करनी है, मुझे बेसिकली पता करनी है पृथ्वी की सतह से 2r ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, ठीक है। 2r ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण बतानी है, ठीक है। मतलब अब मैं सतह पे बात नहीं कर रहा हूं, सतह पे बात करता तो जी बोलता, ठीक है जी। जस्ट सतह पे बात करता तो सतह पे बात करता मतलब यहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ कहीं पे है, तो इसके लिए मैं जी डेस लगा देता हूं, ठीक है। सतह पर ये है, ये सतह के लिए फार्मूला है, समझ पाए क्या। जस्ट सरफेस में रखा होता ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जस्ट सरफेस में, तो सेंटर से ये सरफेस की जो दूरी है वो तो त्रिज्या के ही बराबर होता, तो ये सतह पर सरफेस पर जी की वैल्यू है, हमको सतह से 2r ऊंचाई पर जी की वैल्यू बतानी है, तो जी डेज बराबर ऐसा लिखेंगे। तो आपने कहा जी ये हो गया gm डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया r स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि सर जो जी डेज की वैल्यू है, ये सबसे पहले gm बाई कैपिटल R स्क्वायर, इसकी जगह हम स्मॉल g लिख दें, क्या लिख दिया सर। और इधर क्या है, 9 का डिवाइड बचा हुआ है, 9 का डिवाइड, तो स्मॉल g डिवाइड में 9, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सुपर्ब यार, सुपर्ब सवाल ना। चलिए अगला, चलिए एक सवाल कर लेते हैं। वह गहराई जिस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g/4 हो जाता है। तो एक फार्मूला है दोस्तों, मैंने कहा ये जो स्मॉल g है ये क्या बता रहा है, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और ये जो स्मॉल g डेस है ये क्या बताएगा, गहराई। इस फार्मूले में गहराई d बताया गया है, तो d गहराई पर, d गहराई पर है ना g की वैल्यू, ठीक है। तो सतह पर देखे, चाहे गहराई पर देखे, चाहे ऊंचाई पर देखें, g के मान में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये g के मान में परिवर्तन से रिलेटेड एक फार्मूला है, जहां पे r त्रिज्या है पृथ्वी का, ठीक है। अच्छा d क्या है, तो ये गहराई को बताएगा, ठीक है जी। और इस सवाल में बोलना चाहिए था कि r क्या है, तो r ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर कोई ग्रह के बारे में बात नहीं हुई है तो बाय डिफॉल्ट हम पृथ्वी बात करेंगे, तो पृथ्वी का त्रिज्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो वैल्यू पता है बस उसको रखते जाओ। यहाँ पे वह गहराई बताना है, मतलब d की वैल्यू बतानी है क्या, जिस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g/4 है। तो d गहराई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान g डैश की वैल्यू g/4 रख दिए, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा g ब्रैकेट 1 माइनस d/r, ठीक है जी। अब देखिए मैंने कहा जी यहां से g कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/4 बराबर 1 माइनस d/4, 1 माइनस d/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो r का गुणा 1 से होगा, तो ये r माइनस का ये d डिवाइड में r। इतना मैथ्स आना चाहिए आपको, बेसिक मैथ्स, ठीक है जी। अब इसको इस तरह से आपस में गुणा करेंगे, इस तरह से आपस में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा r, है ना, बराबर 4r, ठीक, माइनस 4d, बहुत बढ़िया।
मैंने कहा ये r को इधर ले जाएंगे तो 4r माइनस r 3r हो जाएगा, ठीक है सर। और इधर 4d को इधर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। हमको d की वैल्यू पता करनी है क्या, तो आपने कहा जी d को यहीं पे रखा, ये हो जाएगा 3 और 4 डिवाइड हो जाएगा और ये r, तो ये गहराई पता चल गया, वह गहराई बतानी थी, तो 3/4 r। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सुपर तरीके से देखिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पलायन वेग, जिसको कहेंगे हम एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है जी एस्केप वेलोसिटी? मेरी चाहत है कि मैं पृथ्वी के सतह पर खड़ा हूं और किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकनी है, इस तरह से फेंकनी है कि वो वापस पृथ्वी के सतह पर लौटकर ना आए। तो ऐसी वो न्यूनतम वेग, ऐसे वो मिनिमम वेलोसिटी मुझे पता चल जाए जिसके साथ अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकता हूं पृथ्वी की सतह से तो वापस पृथ्वी पर लौटकर ना आए। तो वैसे न्यूनतम वेग को, वैसे मिनिमम वेलोसिटी को हम पलायन वेग कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगा। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अभाव में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, ठीक है, तो पृथ्वी पर वापस कैसे लौटेगा? तो अगर आप चंद्रमा के सतह पर खड़ा होकर किसी ऑब्जेक्ट को उस पलायन वेग के साथ फेंकते हैं तो वो चंद्रमा पर वापस नहीं आएगा। तो अलग अलग ग्रह के लिए है ना पलायन वेग का मान अलग अलग होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे अलग अलग ग्रह के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता था, अलग अलग ग्रह पे किसी ऑब्जेक्ट का, अलग अलग ग्रह के लिए किसी ऑब्जेक्ट का भार अलग अलग होता था। वैसे ही अलग अलग ग्रह पे ऑब्जेक्ट का एस्केप वेलोसिटी भी अलग अलग होगा, पलायन वेग भी अलग अलग होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप उस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, पलायन वेग के साथ, तो पलायन वेग की वैल्यू क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की ऊंचाई पहुंच जाएगा एक सेकंड में। यह है वो न्यूनतम वेग, यह है वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके साथ अगर पृथ्वी की सतह से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा और वापस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आ पाएगा, ठीक है जी। तो सवाल भी पूछा गया है, एक देख सकते हैं, यहां पे बताता हूं मैं आपको। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली, तो आप देख सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड में आंसर देना है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ पर बताना है तो ध्यान रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बताना है तो 1000 का गुणा कर देंगे आप 11.2 के साथ 1000 का गुणा, तो ये मीटर प्रति सेकंड में मिल जाएगा, तो 11,200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अलग अलग ग्रह के लिए पलायन वेग का मान अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे आप सौर मंडल का फील्ड ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर अपने कक्षा में गति करते रहते हैं, चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, ठीक है। तो जैसे अभी बताया था मैंने, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, कुछ इतना होगा, और किलोमीटर प्रति सेकंड में 11.17, या फिर इसको मैं लगभग कहूं तो 11.2 बोल सकता हूं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड बताया था अभी। और आपको ये अर्थ के लिए ही पूछा जाएगा दोस्तों, पूछा जाएगा तो जैसे भी मैं क्वेश्चन दिखाया, आप चाहे तो ये मून के लिए भी याद रख लेना एक, ठीक है। मून के लिए एस्केप वेलोसिटी किलोमीटर प्रति सेकंड में 2.38, मीटर प्रति सेकंड में 2375.18 मीटर प्रति सेकंड। तो मून के लिए आप चाहे तो याद रख लेना। वैसे अर्थ के बारे में ही पूछेगा एस्केप वेलोसिटी को लेकर। अब एस्केप वेलोसिटी के लिए, पलायन वेग के लिए फार्मूला भी होता है दोस्तों, ठीक है।
अब ये फार्मूला पलायन वेग देख लिए, अगला कक्षीय वेग आएगा जिसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब क्या समझे, हर एक ग्रह अपने कक्षा में मौजूद होते हैं और उस कक्षा में गति करते रहते हैं, तो कुछ न कुछ वेलोसिटी होगा जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे, कक्षीय वेग बोलेंगे। ठीक है जी, तो हमको एस्केप वेलोसिटी पता है क्या? हाँ सर, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला रूट के अंदर 2gm, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड में कैपिटल आर। ठीक है, ऑर्बिट वेलोसिटी की बात करें, ऑर्बिट वेलोसिटी की बात करें तो ऑर्बिट वेलोसिटी आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे रूट के अंदर gm/r। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलेगा, क्या मैं एस्केप वेलोसिटी को ऐसा भी लिख सकता हूं, √2 गुणा रूट के अंदर कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड में कैपिटल आर, लिख सकते हैं कि नहीं? तो सर ये एस्केप वेलोसिटी बराबर √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी v0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जो पलायन वेग है वो कक्षीय वेग का वर्गमूल 2 गुना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं। तो सर इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इस क्षेत्र को बोला जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल में या फिर ब्लैक होल से होकर कोई भी चीज गुजरेगा ना, जैसे कि लाइट है ना, प्रकाश गुजरता है, प्रकाश की स्पीड पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट कितना ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बहुत ज्यादा होता है भाई। अगर वो प्रकाश की किरण ये ब्लैक होल से होकर गुजरेगा ना तो उसको भी ये खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। मतलब ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का जो प्रभाव है ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां पे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ऐसी कौन सी जगह है, उसका नाम क्या है, सवाल पूछेगा तो आप बोलेंगे ब्लैक होल। तो ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण प्रबलतम होता है, प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता, अभी बताया ना मैं। ठीक है, ब्लैक होल्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल पुल इन द एंटायर यूनिवर्स। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही मात्र ऐसा ये जगह है जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं, जहां पे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का प्रभाव प्रबलतम होता है, सबसे अधिक होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, और कुछ एक आध पॉइंट रह गया क्या? ये देखो, है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ये लास्ट है, फिर बेहतरीन तरीके से हमारा एक ग्रेविटेशनल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, एक सिंगल लेक्चर में, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण कैसे मापा जाता है, गुरुत्वाकर्षण कैसे मापा जाता है, तो ग्रेविमेट्री किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की प्रबलता का मापन है। मतलब ग्रेविमेट्री से हम लोग मेजर करेंगे गुरुत्वाकर्षण को। समझ पा रहे हैं क्या? ध्यान रखेंगे इस बात को, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, ग्रेविमेट्री। गुरुत्वाकर्षण को आमतौर पर त्वरण की इकाइयों में मापा जाता है। त्वरण की मानक इकाई मीटर प्रति सेकेंड वर्ग होता है। ठीक है, मतलब अगर हम गुरुत्वाकर्षण को मापते हैं तो कैसे बोलते हैं, जहां पे g की वैल्यू अधिक वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का भार, तो g की वैल्यू अधिक तो भार की वैल्यू भी अधिक, ऐसे बोलते हैं ना। तो गुरुत्वाकर्षण को आमतौर पर अगर हम मापते हैं तो त्वरण की इकाई मापते हैं। त्वरण की इकाई मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? तो इन बातों को, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक और यहाँ पे पॉइंट है जिसको ध्यान रख सकते हैं आप, गल इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन समटाइम्स यूज्ड इन ग्रेविमेट्री। ठीक है, ग्रेविमेट्री का इस्तेमाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है, और यहां पे जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है एक्सेलरेशन के लिए वो होता है गल। ठीक है जी, तो गल इज डिफाइंड एज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि सेंटीमीटर है ना,
प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मतलब 1 गर्ल, 1 गर्ल। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए फिर तो इसी के साथ आज का यह सेशन हम एंड करते हैं दोस्तों। आई होप आपने स्टार्टिंग से लेक्चर फॉलो किए होंगे बिना कोई स्किप किए, तो आप काफी एंजॉय किए होंगे, मजा आया होगा आपको। अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।